वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सीरीज़। और आज ये फर्स्ट एपिसोड है जहां हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करेंगे। आपने ये शब्द तो सुना ही होगा। फाइनेंशियल फ्रीडम की बहुत बातें होती हैं, पर इसको बेसिकली समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर एक कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं, आप एक सिक्योर्ड लाइफ चाहते हैं, तो आपको फाइनेंशियली साउंड होना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल हैसल फ्री होना बहुत ज़रूरी है। इसी पे हम चर्चा करेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है और इसको अटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। तो आज के हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर प्रमोद शर्मा। ही इज़ पार्टनर एंड को फाउंडर एट सिट्रीन फाइनेंशियल सर्विसेज। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। प्रमोद सर, फाइनेंशियल फ्रीडम एक शब्द है जो आज सबके ज़ुबान पे है, पर इसका बेसिक मीनिंग एक लेमैन टर्म में अगर आप समझा पाए हमको कि फाइनेंशियल फ्रीडम होता है क्या है। बेसिकली फाइनेंशियल फ्रीडम एक कॉन्सेप्ट है। ये कोई फार्मूला नहीं है कि C+O2 करके CO2 बना लिया तो हमेशा से यही चलेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम हर किसी के लिए एक अलग डेफिनेशन हो सकती है, लेकिन जो बेसिक डेफिनेशन है इसकी वो ये है कि जहाँ आपकी पैसिव इनकम आपके एक्सपेंस से ज़्यादा हो तो वो आपका जब अटेन कर लेते हैं तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम है। तो इसका भी क्या मतलब हुआ, बेसिकली हम क्या करते हैं, हम पैसे के लिए काम करते हैं जी, ठीक है, हम जॉब कर रहे हैं, हम पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जहाँ पे पैसा हमारे लिए काम करने लगे, पैसा हमारे लिए वर्क करने लगे और उससे एक इनकम जनरेट होके हमारे लिविंग चलने लगे, तो वो आपका असली में फाइनेंशियल फ्रीडम है। तो बेसिकली उस केस में आपके पास ज़ीरो डेट होगा, गोल सारे अचीव होंगे आपके, और हेल्थ और लाइफ सब कवर होगा। तो उसके बाद जब आपकी जो एस्पिरेशन है और जो भी आपको अपना ट्रैवल में करना है या कुछ भी करना है, तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम बोलते हैं उसको। तो वो, लेकिन ये हर चीज, ये फाइनेंशियल फ्रीडम आपको हर इंडिविजुअल के लिए अलग होगी, लेकिन बेसिक डेफिनेशन यही है कि जहाँ पैसिव इनकम आपके एक्सपेंस से ज़्यादा हो वो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम है। प्रमोद जी, आपने कहा कि पैसे को काम पे लगाना जी, ये बहुत ज़रूरी है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसा हम अर्न तो करते हैं, हम सेव भी करते हैं, लेकिन काम पे लगाना भूल जाते हैं। चाहे वो हम फिक्स डिपॉजिट में जाए या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट कर ले, पर हम लॉन्ग टर्म सोच के उस पैसे को काम पे नहीं लगाते। तो पैसे को काम पे लगाना, इसके लिए बेबी स्टेप्स क्या हो सकते हैं? शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए? बेसिकली पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको इनकम क्या है, आपके एक्सपेंसेस क्या हैं और कितनी सेविंग आप कर पा रहे हैं। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि इनकम माइनस एक्सपेंस करते हैं और उसके बाद जो बचता है उसमें से सेविंग्स करते हैं जी। लेकिन हमको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इनकम को सेविंग्स में डालना चाहिए, उसके बाद जो बचता है उसको एक्सपेंस में डालना चाहिए। तो पहला तो स्टेप यही होगा कि आप अपने गोल्स आइडेंटिफाई करें जी। और गोल्स आइडेंटिफाई करने से पहले आपकी एक कंटिजेंसी प्लानिंग मस्ट है। 6 से 12 महीने का पैसा आपके बैंक में या लिक्विड फंड में, जहाँ पे भी आप रख सकते हैं वहाँ पे रखें। किसी भी अनसर्टेनिटी को कवर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। लाइक कोविड की सिचुएशन हो, जॉब ट्रांसफ़र हो, जॉब रिप्लेसमेंट हो, टर्मिनेशन हो, तो उस केस में आपका EMI रुक जाती है जी। आपके इंश्योरेंस प्रीमियम रुक जाते हैं, आपको अपनी सेविंग्स में, इन्वेस्टमेंट्स में से पैसा तोड़ना पड़ता है। करेक्ट। तो वो उसको बचने के लिए आपको कंटिजेंसी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपके बच्चों की फीस जाती रहे, ये सारे एक्सपेंस आपके कवर होते रहें। क्योंकि हम ये लोग लेके चलते हैं कि 6 महीने से 1 साल में लोग, ज़्यादातर इंडिविजुअल्स अपना मतलब प्रॉपर उसमें आ जाते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा कि वो फिर बड़े मुश्किल है उनके लिए। और उसके बाद आता है हेल्थ इंश्योरेंस। यानी कि यहाँ समझना चाहूँगी, यानी कि जितनी आपकी सैलरी है उसका 10 गुना आपके बैंक अकाउंट या लिक्विड फंड्स में होना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट योर जर्नी ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, राइट? और पुटिंग मनी टू वर्क। 10 गुना कह सकते हैं आप। अदरवाइज आप अपना वाइफ के साथ या इंडिविजुअल हैं, अगर अनमैरिड हैं, या अपने स्पाउस के साथ बेसिकली बैठ के डिस्कस करके कि क्या एक्सपेंसेस हैं हमारे, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, कितनी EMI चल रही है, उसको देख के फिर आप उसको मल्टीप्लाइड बाय 12 कर लीजिए। क्योंकि पूरा इनकम निकालेंगे तो फिर आगे की प्लानिंग में फिर और आगे बढ़ते जाएंगे। तो उसके बाद आपका हेल्थ इंश्योरेंस आता है जो आपकी सेविंग्स को प्रोटेक्ट करता है, और कोई भी मेडिकल अर्जेंसीज हैं, कुछ भी इमरजेंसीज हैं, तो उसको कवर करेगा आपको। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तीसरा आता है आपका टर्म इंश्योरेंस, लाइफ कवरेज।
लाइफ कवरेज बेसिकली आपको कोई भी अनसर्टेनिटी है, इवेंचुअलिटी है, उसको कवर करेगा कि आपका लोन पर घर है या कुछ खर्चे हैं जो कि आपके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स को हर्ट ना कर पाए। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं किसी भी आगे स्टेप में बढ़ने के लिए। उसके बाद आपको अपने अलग अलग लाइफ स्टेजेस के गोल आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, बी इट एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, होम परचेज, रिटायरमेंट प्लानिंग एट्सेट्रा, ट्रैवल वैकेशंस। आजकल तो जेन ज़ी के गोल्स भी अलग हो गए हैं। तो ये तो पुराने बेसिकली गोल्स कह सकते हो आपकी, भाई चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, आजकल तो वो आगे की सोचते भी नहीं है। बिल्कुल, ठीक है ना। तो इसके बाद जाके आपका फिर इन्वेस्टमेंट का आता है कि आपको अपने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, सेविंग्स हैं, उसको एलोकेट करना पड़ेगा पर्टिकुलर गोल्स के लिए। ओके। और उससे क्या होगा कि आपका एक फोकस रहेगा, डिसिप्लिन अप्रोच रहेगी, आप उसको छेड़ेंगे नहीं। तो आपका म्यूचुअल फंड के थ्रू जब आप इन्वेस्ट करते हैं या पीपीएफ के थ्रू करते हैं, तो आपका जो है एक डिसिप्लिन अप्रोच लेके चलेंगे तो आपका मार्केट वोलेटिलिटी को भी वो कवर करेगा। करेक्ट जी। आपने कहा कि डिसिप्लिन अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी कभी कभी ऐसा होता है कि आप इन्वेस्टमेंट शुरू तो करते हैं, बीच में रोक देते हैं, या आप एसआईपी से शुरू करते हैं, मार्केट में वोलेटाइल हो जाते हैं तो आप रोक देते हैं। तो ये कितना सही या गलत है? मैम ये बिल्कुल सही नहीं है। बेसिकली आप समझते हैं इस चीज़ को कि ईसीजी ग्राफ होता है। कोई भी व्यक्ति ईसीजी ग्राफ को देख के जब तक ऊपर नीचे होगा तब तक समझेगा जिंदा है, अगर फ्लैट लाइन होगी तो मर गया है। करेक्ट। तो मार्केट भी जो है एक ईसीजी ग्राफ की तरह ही है, जब तक वो ईसीजी ग्राफ की तरह चल रही है वो जिंदा है मार्केट, और वो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। डाउन साइड भी अपॉर्चुनिटी है, अप साइड भी अपॉर्चुनिटी है। तो आपका एसआईपी में जितना टाइम अगर वॉलेटिलिटी चलती है, आपके लिए गोल्डन पीरियड है। वो आपका यूनिट बुक हो रही है, एवरेज प्राइस नीचे जा रहा है, लेकिन नॉर्मली क्या है, ह्यूमन टेंडेंसी क्या है कि आप उसी समय ही उसको देखेंगे और उसको निकालने की कोशिश करेंगे या रोक देंगे कि मार्केट जब अच्छा शुरू कर देगी बिहेव करना, तब हम दोबारा से चालू कर लेंगे, लेकिन वो कभी नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम इंडियन मिडिल क्लास फैमिली को देखें प्रमोद जी, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी भी हमारे फैमिली वैल्यूज़ है, सिस्टम है जिसमें हम बड़े होते हैं, अपनी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हैं, घर को देखते रहते हैं, और इसमें सब में आपका मेजॉरिटी ऑफ द टाइम निकल जाता है ज़िंदगी का, और फिर हम उस पड़ाव पे पहुंचते हैं जहाँ रिटायरमेंट बहुत क्लोज होती है और आप बोलते हैं कि अब हम फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करते हैं। तो इसके बारे में बताइए, क्या हम बहुत देर हो चुकी होती है उस समय, और ऐसा क्यों है कि हम अपने यंग एज से शुरुआत नहीं करते? एक्चुअली बेसिकली डिबेटेबल है काफ़ी, और हर एक के अपनी सोच होती है इसमें कि मिडिल इनकम ग्रुप है या नॉर्मली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको देखते हुए, तो कई बार किसी की सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि उसका बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पीछे से कुछ बैकअप नहीं होता, सिंगल अर्निंग मेंबर है तो, और खर्चे ज़्यादा हैं, तो उसको अपने एक तो पहले तो एक्सपेंसेस आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि खर्चे कहाँ पर हो रहे हैं, लीकेजेस कहाँ पर हैं। अपना कुछ भी प्लान करने से पहले आपको एक्सपेंसेस अपने आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि लीकेजेस कहाँ पर हैं, क्योंकि जब हम अपना एक्सपेंस की लिस्ट बनाते हैं तो उसमें हमें बहुत लीकेजेस मिलती हैं। इनफैक्ट हमें पता भी नहीं होता, चाहे मिडिल इनकम ग्रुप हो चाहे एचएनआई हो, उसको ये नहीं पता होता कि मेरी एग्जैक्ट इनकम कितनी है और एक्सपेंसेस कितने हैं। किसी से भी पूछोगे तो वो एक्सपेंस कम बताएगा, इनकम बताएगा, लेकिन जब उसका गैप देखेंगे, बैंक में देखेंगे कि 2 साल से 10 साल से काम कर रहे हो, बैंक में तो आपके कुछ भी नहीं है, पैसा कहाँ गया है। तो आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, क्योंकि रेस्टोरेंट जा रहे हो आप, मूवी देख रहे हो, आप मिडिल इनकम ग्रुप हो लेकिन आप अपने चीज़ें भी पूरी कर रहे हो, तो आपको पहले तो अपना जो हमारी पहले बात हुई कि आपको कंटिजेंसी प्लानिंग करके, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ कवरेज को करके, और अपना उसके बाद फिर आगे के एक्सपेंसेस आइडेंटिफाई करके फिर देखना पड़ेगा कि हमें कहाँ कहाँ बचत करनी ज़रूरी है। तो आपको 4 बारी मूवी देखते हो, 2 बारी देख लो, रेस्टोरेंट जाते हो हर हफ्ते 2 बारी चले जाओ, 1000 रुपए से 2-2000 रुपए से बहुत फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। तो आप बेसिकली ये लेके चलिए कि अगर 1000 रुपये कोई महीने की एसआईपी करता है और 12% की रिटर्न आती है, 12% की, और 20 ईयर्स के लिए करता है, तो वो 10 लाख रुपए हो जाते हैं अप्रॉक्सीमेट रिटर्न। अगर हम 12% लेके चलें, जो सिंपल फंडा है कि जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन, तो 10 से 12% की रिटर्न इक्विटी को जनरेट करना चाहिए, बल्कि फंड मेजर को उससे ज़्यादा करना चाहिए, अल्फा जनरेट करना चाहिए।
तो लेकिन 12% लेके चलें तो 10 लाख हो जाता है, और वो 10,000 करें तो 1 करोड़ के करीब हो जाता है। तो और इसमें जो शुरुआत है मिडिल इनकम ग्रुप की, अगर वो अब उसकी अभी इनिशियल स्टेजेस हैं, तो आप ये लेके चलिए कि आज वो उसकी एक्स इनकम है, कल को वो थोड़ा सा कोशिश करेगा, जॉब चेंज करेगा, तो उसकी इनकम बढ़ेगी ही। तो उसको अपने गोल तो इनिशियल स्टेज में ही आइडेंटिफाई करके रखने ही पड़ेंगे। और कुछ कुछ बचा के कुछ कुछ सेविंग्स उसको स्टार्ट करनी ही पड़ेगी। अगर वो ये सोच के चलेगा तो वो कभी नहीं कर पाएगा। तो अगर उसमें ये भी आप बेसिकली उसको मोटिवेशन हो सकता है कि आप 10,000 रुपये महीने का करा, 10,000 रुपये ज़्यादा हो रहा है, 5,000 कर लो, 2,000 कर लो, कुछ तो करो, शुरुआत तो आप उसको इंक्रीमेंटल ऑर्डर में कर सकते हो। अगर मान लीजिए 10,000 रुपये हर महीने करता है और 10% से इंक्रीज करता है हर साल, ठीक है, तो वो अचीवेबल है। तो वो 2 करोड़ रुपए हो जाते हैं 20 साल में, 1 करोड़ की जगह। तो अब आप ये सोचो कि अगर वो धीरे धीरे अपने आप को प्रिपेयर कर ले और हर साल उसको रिव्यू करे, अपने एक्सपेंसेस, इनकम, सेविंग्स, तो वो एक अपने फाइनेंशियल फ्रीडम, अपनी एस्पिरेशन भी पूरी कर सकता है कि ट्रैवल करना है, गाड़ी चेंज करनी है, या कुछ एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है। करेक्ट। प्रमोद जी, एसेट एलोकेशन, ठीक है, हमने ये ठान लिया कि हमने 25 साल की उम्र में जॉब ज्वाइन की, अब मुझे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करनी चाहिए, मे बी स्मॉल अमाउंट से। पर फिर वो दिमाग में सवाल आता है कि अब ये पैसा लगाना कहाँ है, राइट? सो व्हाट इज़ द काइंड ऑफ मिक्स जिस पे हमें काम करना चाहिए कि ठीक है, मैं आई कैन सेव 5,000 और 10,000 रुपीज़ अ मंथ, तो मैं पैसा लगाऊंगा? जी, अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली यही समझ नहीं आता है कि पैसा लगाए कहाँ, क्योंकि जब अपना पैसा होता है दूसरे को एडवाइस देना आसान होता है, लेकिन खुद का पैसा जब दाव पे लगता है तो पता चलता है कि वो तो बेसिकली इसमें यही है कि देखिए, सबकी समरी यही है कि आपको रिस्क एपेटाइट अपना देखना पड़ेगा। बिना रिस्क एपेटाइट देखे आप कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते कि आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रही है। जी। अगर मेरे को 5,000 रुपये डालना है और मेरा होराइजन ही 3 साल का है, तो मैं इक्विटी में जाऊंगा ही नहीं जी। ना ही डायरेक्ट इक्विटी में जाऊंगा, ना ही म्यूचुअल फंड में जाऊंगा। बेशक मुझे मार्केट कितनी ही अच्छी लग रही हो, कितनी ही पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हो, आपको नहीं जाना चाहिए। आपका बैलेंस फंड में जाओगे या डेट बेस्ड फंड में जाओगे या आप एफडी करोगे, अगर उससे ऊपर का होराइजन है 5 साल से ऊपर का, तो आप इक्विटी में एसआईपी करिए, म्यूचुअल फंड में, तो आप एक अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। और उसको भी एसेट एलोकेशन बेसिकली आपका वही रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है। एग्रेसिव है तो आप लार्ज कैप कम लोगे। इक्विटी की भी एसेट एलोकेशन होती है, उसमें सेक्टोरल फंड हैं, थीमेटिक हैं, आपका मिड कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, तो उसमें अलग अलग परसेंटेज में डिवाइड कर सकते हो। गोल्ड ले सकते हो, आपके पूरा 100 रुपये में से 5 रुपये आप गोल्ड में डाल सकते हो। सेक्टोरल फंड में आप 10% से ज़्यादा मत जाओ। स्मॉल कैप में 20% रख सकते हो, मिड कैप में 20% रख सकते हो, तो बाकी का 45-50% आप लार्ज कैप बेस्ड फंड में रख सकते हो। बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर रिस्क एपेटाइट प्रोफाइल। या तो लेकिन अगर अर्ली एजेस में हम शुरू करें, अर्ली एज में शुरू करेंगे, तो आपका रिस्क लेने की क्षमता ज़्यादा होती है। वो ज़्यादा होती है, और वो डिसिप्लिन अप्रोच के साथ अगर करते हैं तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम भी बहुत पहले अचीव कर सकते हैं, अगर वो इनिशियल स्टेजेस में ही अपने लाइफ के इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। क्योंकि नॉलेज भी के लिए भी काफ़ी चीज़ें हैं आपके पास आजकल। ऐसा नहीं है कि किसी को फ़ोन करके ही लोगे, गूगल है, आप किसी भी साइट पे जाके ले सकते हो, एएमसी की साइट पे ले सकते हो, अपने एडवाइज़र से बात कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं बेसिकली। प्रमोद जी, आजकल नया ट्रेंड है कि अर्ली रिटायरमेंट, कि हमें 40 पे रिटायर हो जाना है, इतना कमाना है कि 40 पे रिटायर हो जाना है। तो 40 पे रिटायर होके बाकी उम्र का क्या करना है, किसी को कुछ नहीं पता। और ये हम इग्नोर कर लेते हैं कि अभी तो ठीक है, करंट वैल्यू पे आप अपने 40 साल के को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, 40 में अगर मेरी सेविंग इतनी है, तो आई वांट अ फंड ऑफ से 20 करोड़ और 30 करोड़ से फ्रॉम 40 साल की उम्र में। लेकिन तब तक पहुंचने में वो
20-30 करोड़ की वैल्यू क्या होगी ये किसी को नहीं पता, ना। इन्फ्लेशन कहाँ जाएंगे किसी को नहीं पता, ग्लोबल सिनेरियो आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा किसी को नहीं पता। तो ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली वर्क करता है या नहीं? बेसिकली कॉन्सेप्ट वर्क कर भी सकता है और थोड़ा सा हंसी भी आती है कई बारी। आप आज की डेट में किसी से भी पूछोगे, जेनजी से पूछो या जो उससे पहले के हैं उनसे पूछो, तो हर एक का यही जवाब होता है 45 साल में मैं रिटायर हो जाऊंगा, मौज करूंगा उसके बाद। वो मौज की डेफिनेशन आज तक मुझे समझ नहीं आई कि वो मौज क्या है। 40 साल के बाद रिटायर हो जाऊंगा, 40 की एज पे हो जाऊंगा, 45 की एज में हो जाऊंगा। आप करोगे क्या उसके बाद? आप 2-4 दिन का वैकेशन ले लोगे, उसके बाद आप बोर हो जाओगे। तो बेसिकली आपका जो अर्ली रिटायरमेंट है ये कई बारी हम लोगों ने देखा है और कई बारी उनकी कैलकुलेशन भी करके दी है। इनफैक्ट बोलेंगे तो सच्चाई उनको दिखाई है कैलकुलेट करके कि नहीं, आप ये अचीव करना बड़ा टफ है, क्योंकि आपका अगर ये अर्ली रिटायरमेंट का गोल पूरा करना है तो आपको इनिशियल स्टेजेस में, अर्ली लाइफ स्टेजेस में ही आपको प्लान करना चाहिए था। आप 35 साल की एज में, 40 साल की एज में सोचोगे कि मुझे अर्ली रिटायरमेंट लेनी है और आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स उस तरह से प्लान नहीं करी है, तो आपके बीच बीच के जो गोल्स हैं, चाइल्ड एजुकेशन है, चाइल्ड मैरिज है, अपना कुछ और दूसरे खर्चे आ जाते हैं, गाड़ी ले रहे हो, घर ले रहे हो, डेट इतना बड़ा रखा है आपने होम लोन में, तो वो पूरा करना टफ होता है। तो जब वो करते हैं, और आप इसमें अर्ली रिटायरमेंट तो एक चीज़ है, अर्ली रिटायरमेंट में उसके अंदर एक और चीज़ है कि उनसे आप पूछो अर्ली रिटायरमेंट लोगे, ठीक है, कितनी इनकम चाहिए आपको? इनकम तो बहुत बड़ी चाहिए होती है। 2 लाख रुपए पर मंथ मिल जाए, हाँ। 2.5 लाख रुपए पर मंथ मिल जाए, लेकिन आप 2 लाख 2.5 लाख के लिए आपको कॉर्पस भी तो क्रिएट करना है, जो आपने कहा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो तो आपने आज की डेट का बोल दिया, 10 साल बाद उसकी इन्फ्लेटेड वैल्यू अलग होगी, कॉर्पस अलग चाहिए होगा, और आपकी इनकम कितनी है, एक्सपेंस आप कम नहीं करते हो। तो वो अर्ली स्टेजेस में अगर हम लोग प्लान करें तो उसको वो अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज फ्लेक्सिबल रिटायरमेंट, आप एक वर्ड है, आप उसको लेके चल सकते हो। बेसिकली फ्लेक्सिबल रिटायरमेंट क्या है कि जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम आपने एक अचीव करी, आपका 0 डेट कर लिया आपने, गोल आपके पूरे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने पैसा रखा हुआ है। ये नहीं कि बच्चा बड़ा हो गया और उसकी मैरिज वैरिज करके फिर आप सोच रहे हो, उसके पैसे आपने अलग से एलोकेट करे हुए हैं। चाइल्ड एजुकेशन के भी वो हो जाएगा उससे उसका। लेकिन आप जो वो वाली बात है कि रिटायरमेंट के बाद मैं मौज करूंगा, ठीक है ना, तो फ्लेक्सिबल रिटायरमेंट बेसिकली क्या है कि फाइनेंशियल फ्रीडम की अर्ली रिटायरमेंट जो कह रहे हैं कि मैं इतना पैसा जोड़ लूं कि मेरा 0 डेट हो, सारे गोल्स पूरे हो, और उसके बाद मैं सबैटिकल ले सकूं, या मैं अपनी चॉइस पर कुछ काम कर सकूं बिना किसी प्रेशर के, जिससे कि मेरा अगर इन्फ्लेशन पैसे को खा रहा है या कुछ नई अर्जेंसीज आ जा रही हैं, नई इमरजेंसीज आ जा रही हैं, तो उसको मैं जो मेरी जो अलग से साइड इनकम है वो उसको कर सके कवर। तो फ्लेक्सिबल रिटायरमेंट इज बेसिकली राइट थिंग। आइडियल टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए? मतलब आप कितने साल अहेड प्लान कर सकते हैं? 20 साल, 30 साल, 40 साल? वो डिपेंड करता है। बेसिकली आप फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए 40 साल अहेड का भी प्लान कर सकते हैं। अब कोई यंग एज का है, वो आगे अपना रिटायरमेंट का देख रहा है, लेकिन आप जो है 40 साल का, बेसिकली अब कोई 40 साल का है तो वो 40-45 साल का कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि यंग एज वाला वो कहता है कि वो उससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी पूछोगे 70 तक हो जाए, ठीक है, अपना उसके बाद क्या देखना है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मेडिकल एक्सपेंसेस इतने बढ़ गए हैं, और दूसरा फैसिलिटीज इतनी बढ़ गई हैं कि आप 80, 85, 90 तक भी जा सकते हो, 90 ईयर से इस तक भी जा सकते हो। तो आपको अगर उसको प्लान करना है तो आपको उसको लेके चलना ही पड़ेगा कि आपका जो रिटायरमेंट कॉर्पस है वो मेरा 90 की एज तक जा रहा है या नहीं जा रहा है। और मेरे को उसको, और वो भी इन्फ्लेशन को कवर करता हुआ। 60 के बाद, 50 के बाद आपने एक एक्स अमाउंट सोचा कि मेरे को 1 लाख रुपए आज के चाहिए थे, तो वो 4 लाख 5 लाख हो गए उस समय के, तो उसके 51 की एज पर वो डिफरेंट हो जाएंगे, उसमें इन्फ्लेशन लग जाएगा, तो वो बढ़ता जाएगा। मुझे उस पैसे को कवर करना है कि वो 90 की एज तक चले, क्योंकि अगर मैं 80 का बना के प्लान लेके चल रहा हूँ और मैं बीच में कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, तो वो मेरे को 80 के बाद मेरे को कौन देखेगा? बिल्कुल।
तो मुझे वो लेके चलना पड़ेगा। और इसमें नेक्स्ट आ जाता है कि आपने लीगेसी छोड़नी है या सारा पैसा खुद खा जाना है। वो तो आजकल है नहीं। वो आजकल है नहीं। तो अगर प्लान करना है प्रॉपर और आपने लीगेसी छोड़नी है, जैसे आपके बाप दादाओं ने आपके लिए कुछ छोड़ के गए, तो आप उनको अगर छोड़ के जाना चाहते हो पैसा, तो आपको वो भी प्लान करना पड़ेगा कि वो मुझे 100 साल का प्लान करूं, जिससे कि मैं अगर 80 की एज में जाता हूं तो मेरे पास कॉर्पस एक पड़ा है जो मेरे आगे बच्चों के लिए यूज हो सके, एक बेस बन सके उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। यंग जनरेशन जिसकी हम जेन ज़ी की बात कर रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी इस समय? उनके लिए बेसिकली यही है कि एक तो इम्पल्सिव बाइंग चेक करके चलें, अपना सेविंग्स को जरूर लेके चलें। अदरवाइज जैसे जैसे लाइफ स्टेजेस में चेंजेस आते जाएंगे, शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, और फिर उसके बाद और जिम्मेदारियां आती हैं, तो उसके बाद वो थोड़ा सा हिट लगने लगता है। जैसे हम लोगों ने देखा है कि पहले कि नहीं चलेगा, क्या करना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो चलेगा, लेकिन जैसी शादी होती है एक झटका लगता है और फिर कहते हैं कि ये करवा दो कुछ, इसका क्या करना है। तो थोड़ा थोड़ा करके, अब एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है कि यंग जनरेशन है या पुरानी है, सबको ये लगता है कि म्यूचुअल फंड में पैसा डाला या इन्वेस्टमेंट करा है तो वो मेरा पैसा रहा ही नहीं है, वो तो मैंने दे दिया दान। लेकिन भैया वो आप ही का पैसा है, वो आप जो है उसको कभी भी निकाल सकते हो, लिक्विडेट कर सकते हो, आपकी जरूरत के हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हो। तो आप उसमें डाल रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है। तो जेन ज़ी को भी ये सोचना पड़ेगा कि उनको जैसे अपने प्लान या आपके गोल प्लान है या टारगेट है कुछ कि भाई मुझे 3 साल के बाद गाड़ी लेनी है या 5 साल के बाद ये करना है, तो वो उसको घर लेना है तो उसको प्लान करना पड़ेगा। घर लेना है तो 20 से 25% अपना इनकम का उनको सेविंग्स में डालना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट्स में डालना पड़ेगा, जो कि आपकी डाउन पेमेंट के लिए यूज हो, करेक्ट, हाउस के लिए। उससे नीचे नहीं कर सकते, तो वो उसको उनको मैनेज करके चलना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत दिक्कत है। प्रबोध जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बहुत अच्छे से समझाया आपने कि फाइनेंशियल फ्रीडम अटेन करने के लिए क्या क्या करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।